अभिनंदन, आभार, शुक्रिया इस चीज के लिए कि आपने एपिसोड नंबर 1 से लेके और आज एपिसोड नंबर 125 तक सक्रिय रूप से हम सब लोगों का साथ दिया। धन्यवाद इस चीज के लिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्रमोट किया, कमेंट्स किए और बहुत थोड़े से समय में इस चैनल को डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैनल बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का। आज हमारा 125वां एपिसोड है। मैं कुछ चीजें आपसे बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं किस उद्देश्य के साथ हमने ये शुरू किया और आज हम कहां तक पहुंचे हैं। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार रात 8 बजे हमारा पहला एपिसोड आया था और तब से लेके अब तक हर मंगलवार को रात 8 बजे हम एक एपिसोड आपके सामने लेके आने में सफल रहे हैं, बगैर रुके, बगैर किसी विलंब के। हमारा पहला मकसद ये था कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ एक मंच पे लाएं और हम लोग ये संदेश दें कि हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। और कोई भी इंडस्ट्री आगे तभी बढ़ती है जब उसमें संगठन होता है, संगठित होते हैं लोग। हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। हम डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम लोग गोल्ड स्मिथ की ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत करें, तो जब संगठन होता है तो सरकार भी सुनती है और सारी चीजें बेहतर होती चली जाती हैं। तो हमारा पहला प्रयास ये था कि डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लीडर्स को हम लोग एक साथ में लेके आए और हम लोग जितने बड़े बड़े नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, हिंदुस्तान की जो एथिकल कंपनी और एथिकल लीडर्स को हम लोग लेके आए। कुछ लोगों के अगर मैं नाम आपके साथ शेयर करूं तो अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, बीसी छावड़ा, प्रेम कुमार, सिद्धार्थ सिंह, मुकेश कोठारी, एसपी भारल, सोनू शर्मा, सूर्या सिन्हा, पंकज चिटोरिया और कितने सारे बड़े बड़े नाम जो डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज लोग हैं, उनको हम साथ में लेके आए। फिर ये था कि यार जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो तो इंडस्ट्री की तारीफ करेंगे ही करेंगे, उनको तो अच्छा लगेगा। फिर हम कुछ ऐसे लोगों को लेके आए जो बहुत बड़े ट्रेनर्स हैं, कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं, जिनका एक बड़ा नाम है। तो वो अगर डायरेक्ट सेलिंग की तारीफ करेंगे तो शायद हमारी वैल्यू और बढ़ेगी, हमारी रेपुटेशन और बढ़ेगी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर जितेन आडिया, राजेश अग्रवाल, राजेश टैगोर, संतोष नायर, पुनीत जिंदल, टीएस मदान, हिमेश मदान, भूपेंद्र सिंह राठौर, प्रक्षित जोबन पुत्रा, हर्षवर्धन जैन। इस प्रकार के बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको हम लोग लेके आए। फिर उसके बाद में हम लोग लेके आए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन बनाई। हम लेके आए जाकिर हुसैन साहब को, जो डायरेक्टर थे। हम लेके आए हेम कुमार पांडे जी को, जो सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री थे। हम लेके आए बिजोन मिश्रा जी को, जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता मिले, उसके लिए हमने इनवाइट किया डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया था। और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया उसी दौरान जब उनका पहला एपिसोड हम लोगों ने लेके आए कि डायरेक्ट सेलिंग को स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए, तो उन्होंने उस दिशा में बहुत अच्छे से काम किया। और हमारे 100वें एपिसोड में हमने इनवाइट किया था सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल घोषला को, और उन्होंने पहली बार ये अनाउंस किया आपके इस चैनल पे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने जा रहे हैं। और अच्छी खबर ये है कि उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है। मेरे पास ऑफर आया है एज ए विजिटिंग फैकल्टी वहां पे जाने का और स्टूडेंट को पढ़ाने का, तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। तो हमने उस दिशा में काम किया और हम लोग उस दिशा में लगे हुए हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों के हम लोग संपर्क में हैं और हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। जिस प्रकार डॉक्टरी को पढ़ाया जाता है, सीए को पढ़ाया जाता है, कॉमर्स पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इन दिशाओं में हम लोग आगे बढ़े हैं। और फिर हमने एक प्रयास और किया कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कहा जाता है कि ये लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस नहीं है। हमने एपिसोड नंबर 121 से 124 तक 4 एपिसोड हमने ऐसे लेके आए जब हम डायरेक्ट सेलिंग की 2 जनरेशन को एक साथ में लेके आए। यानी पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था तो उनका पुत्र आज बिजनेस को कर रहा है सेकंड जनरेशन के रूप में। तो 4 ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को हम लोग लेके आए। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इसी प्रकार से। आज फिर हम लोग एक नया प्रयास कर रहे हैं। ये स्पेशल एपिसोड है। इस स्पेशल एपिसोड को स्पेशल बनाने के लिए हमने क्या प्रयास किया है, आज हिंदुस्तान की 3 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को
तीन बड़ी कंपनियों के बड़े लीडर्स को हम लोग एक साथ एक मंच पे लेके आए हैं। हालांकि हमने फ्रेंड्स मीट 2020 में ये प्रयास किया था, लेकिन ज्यादातर लोग शायद उस प्रोग्राम को, फिजिकल प्रोग्राम को नहीं देख पाए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार हिंदुस्तान के तीन बड़ी कंपनियों के बड़े लीडर्स आपके सामने आने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, आपका सम्मान इसी प्रकार से बना रहेगा। तो आइए हम लोग मिलते हैं हमारे आज के मेहमानों से। तो आज के हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं मुकेश कोठारी सर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सिद्धार्थ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ सर आपका स्वागत। और पंकज टिटोरिया सर मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का आज के मौके पे एपिसोड नंबर 125 में बहुत बहुत स्वागत है। कोठारी सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। टिटोरिया सर, आप बॉम्बे से जुड़े, फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका नाता रहा, और पर्सनली आपसे ही मैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया उस समय मैंने आपकी एक ऑडियो तो आपको इसकी सख्त जरूरत है, उसको मैंने बहुत बार सुना, और पहली बार इंटरव्यू में मैंने उसको कोट किया था। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था आप जैसे लोगों से पर्सनली मिलना, उनसे सीखना। तो ये चैनल के माध्यम से ये पूरा हो पाया, और आज पूरा हिंदुस्तान आपसे सीख रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के स्पेशल एपिसोड में। और पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है टिटोरिया सर, आपने लगभग शायद 22-23 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, आप करेक्ट करना मुझे। और दूसरा, आपको उस समय हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उस समय क्या दिखता था, और आज 22 सालों के बाद में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, अगर हम लोग आने वाले 22 सालों की बातचीत करें, तो आने वाले 22 सालों में आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को कहां पे देखते हैं? यस सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं परमात्मा का शुक्र करता हूं कि उन्होंने आज ये दिन दिखाया कि आज मेरे साथी भाई जो मुकेश भाई हैं और सिद्धार्थ भाई, उनके साथ में मुझे आपने मौका दिया, उनसे मिलने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं बधाई देता हूं। मैं आज बहुत इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि जो अभी आपने बात की, और मेरा सपना था शुरू से ही कि ये एक ऐसा मैसेज दुनिया तक पहुंचे। आपने जिस तरह से कृष्ण ने अवतार लिया, रामचंद्र ने अवतार लिया, उसी तरह से नेटवर्किंग के बिजनेस में आपको ईश्वर ने भेजा है अवतार बनकर उन लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जो आप इतने सारे लीडर्स को, अच्छे लोगों को जिन्होंने काम किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। ये बहुत बड़ा काम है सुरेंद्र भाई। मैं आपको दिल से नमन करता हूँ, हेड्स ऑफ करता हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परमात्मा करे आपका ये चैनल कभी, आपका ये प्रोग्राम कभी खत्म ना हो, इसी तरह से चलता रहे, इसी तरह से चलता रहे। बहुत बहुत बधाई हो आपकी पूरी टीम को। मैं बताना चाहूंगा कि मैं पंकज टिटोरिया, मैं थिएटर एक्टर हूं। मैंने काफी सीरियल्स किए, कुछ फिल्में भी की। मेरी वाइफ हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं, दोनों सिंगर हैं, दामाद भी सिंगर हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है छोटा सा। ओके, मेरी ऑडियो जो बात किया आपने, वो ऑडियो आज भी 23 सालों में हमारे बिजनेस में बहुत सुनी जाती है दिल से। तो मैं उसके पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसको सुनना है वो सुन सकते हैं। पर जब मैंने ये बिजनेस साइन अप किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं स्ट्रगल कर रहा था और बहुत परेशान था। लेकिन उस समय मुझे नहीं दिखता था ये जो काम कर रहा हूं। पर उस समय भी और फिल्म लाइन में भी मेरा एक ही मकसद था, लोगों के काम आना। मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को निमित्त बना। मैं, बड़े बड़े नाम हैं, अनुराग कश्यप हैं, गोविंद नामदेव हैं, यशपाल शर्मा हैं, ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मुझे सबसे अच्छा इस बिजनेस में, मुझे नहीं पता था इसका भविष्य क्या है, मुझे नहीं मालूम था ये कंपनी क्या है। मुझे ये पता था कि मुझे जिसने बताया था उन पर विश्वास किया कि ये बहुत अच्छा काम है और इस काम से दुनिया का भला हो सकता है। बस ये सोचकर, एक पॉजिटिव आदमी क्या सोच सकता है, मैंने वही सोचकर, क्योंकि मैं पॉजिटिव था, तब मैंने इसको स्टार्ट किया। और दिल से, शुरुआत में मुझे नहीं पता था ये बिजनेस कितना बड़ा है। हमने अपलाइन को तंग भी किया, बहुत बहुत सीरियसली नहीं थे। आदतें खराब थी हमारी बहुत सारी, तो हमारा फोकस नहीं था। लेकिन जब हमने इस बिजनेस को समझा,
सेमिनार्स के जरिए, अपनी अपलाइन के जरिए, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर जब उनसे मिले, हम उनसे, ओके, सुमित एंड तानिया बहादुर, तब उनके जरिए हमको ये समझ में आया कि बिजनेस बहुत बड़ा है और ये बड़ा हो सकता है। तब भी ये नहीं था कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, हाँ ये था कि जो आज परेशानियां हैं उनसे निकल जाएंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान थे, मतलब कभी कभी सोचते थे कि जिंदगी क्या है। फिल्म लाइन में थे, स्ट्रगल बहुत था, पैसे पैसे को तरसे हैं, कोई दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार न मांगे हो। तो ये सोच के कि हमारी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए और जो आने वाले लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, हमारा फोकस था कि उनके ऊपर हम लोग मदद करें उनको, बस ये शुरुआत में था। लेकिन आज 23 साल बाद इस बिजनेस को मैं जब देखता हूं, इसको मैं परमात्मा का काम बोलता हूं, क्योंकि परमात्मा के नियम पर यह बिजनेस आधारित है। क्या है कि आप सबसे प्रेम करो, सबके अंदर परमात्मा का रूप देखो, सच बोलो और लोगों की मदद करो। ये जो बिजनेस का फ्यूचर जो मैं आज देख रहा हूं कि मेरी आदतें बदली, मैंने बहुत गंदी गंदी आदतें जो मेरे अंदर थी मैंने उनको दूर किया। शराब पीते थे, नॉनवेज खाते थे, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था जीवन क्या है। लेकिन आज हजारों लोगों के निमित्त बन रहे हैं, हजारों लोगों ने शराब छोड़ी, वेजिटेरियन हो गए हैं, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो हमको इस सिस्टम ने, हमको इनके सिद्धांतों ने, सिद्धांत क्या है कि दूसरों के काम आओ, आपको लोगों से बात करनी है, लोगों को मदद करनी पड़ेगी। तो आपको, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये गंदी आदतें छोड़ूं, मैं तो चाहता था कि मैं बियर भी पीता रहूं और नेटवर्किंग भी करूंगा। लेकिन वो जब पता चला, कार्डिनल रूल्स की बात की हमारी अपलाइन में, कि आप हीरो बन जाते हैं, आप मॉडल बन जाते हैं, या दुनिया आपको देखती है एज ए हीरो, तो आपको कैसा बनना चाहिए। तो मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा कार्डिनल रूल्स का महत्व बताया और कहा कि इन पे अमल करोगे तो ही आप जीवन में सफल होंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। तो मुझे और अच्छा बनने की तरफ प्रेरित किया और आज हम सारी बुराइयां छोड़ चुके हैं। परमात्मा से हमारी दोस्ती हो चुकी है जो पहले नहीं थी। लोगों के प्रिय बन चुके हैं, आइडल बन चुके हैं, लोगों ने हमारे फोटो अपने मंदिरों में लगा रखे हैं। ये ऊपर वाले का करम है कि उसने हमें ये बिजनेस दिया। तो आज हमें पता है कि दुनिया में नेटवर्किंग बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईमानदारी, दूसरा आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, चाहे उसने आपके साथ बुरा किया हो, आपको भला करने का अच्छा लगता है, आप लोगों की मदद करते हैं। आज स्टूडेंट्स के लिए कितना बढ़िया फ्यूचर है। जो बच्चा गरीब बच्चा है, पैसे नहीं है, वो आदमी एमरल्ड बन जाता है, डायमंड बन जाता है। लेडीज को जो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी घर में, खाना बनाओ, कभी कोई कहता भी नहीं था कि अच्छा बनाया कि नहीं, आज लेडीज को वो सम्मान है। ऐसी ऐसी गजब की महिलाएं इस बिजनेस को कर रही हैं। आज उनके थ्रू पूरी जिंदगी बदल रही है, घर बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है। आज जो बुजुर्ग इंसान जो कहता था बस 50 साल का हुआ और घर में बैठ के टीवी देखो, ताश खेलो या ये काम करो, आज 80 साल का आदमी, 85 साल का आदमी, 90 साल का आदमी आज इस बिजनेस को दिल से कर रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है। आज उसके घर में रेस्पेक्ट है, आज वो उसका नजरिया ही बदल गया है। तो एक एक इंसान के अंदर, एक एक इंसान के अंदर जो भावना पैदा हुई है दूसरों की मदद करने की, है ना। आगे बात करूंगा कि किस तरह से हाईली प्रोफाइल पीपल इसमें आते हैं। या आज मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, पैसा तो बहुत है, इतना है कि आप सोच नहीं सकते। बट पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा जो आप बनते हैं अच्छे इंसान, आज मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी टीम में जब मैं लोगों को देखता हूँ, कहते हैं मैंने तंबाकू छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दी। सर मैं मम्मी पापा से अच्छी तरह बात नहीं करता था, बहुएं बोलती है मेरे सास मुझे अच्छी नहीं लगती थी, सास बोलती थी मुझे बहू अच्छी नहीं लगती थी, है ना। इस तरह के पड़ोसियों से आपका प्रेम नहीं था। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं बंबई में, पड़ोसी को जानते नहीं है, ये कुछ भी नहीं था अच्छा। तो आज जो इस नेटवर्किंग बिजनेस से, मैं तो ये कहता था अपने सेमिनार्स में कि जब मैं पाकिस्तान की बात सुनता था, ये बिजनेस ओपन हो जाए हर जगह, वहां अपनी डाउनलाइन हो, यहाँ उनकी डाउनलाइन हो, तो सोचिए कि हर आदमी एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा। तो ये सब बातें जो है बिजनेस में बहुत कुछ है, तो जो अच्छा इंसान बनाती हैं। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं ये बोलूंगा किसी को भी छोड़ना नहीं है। मंदिर का प्रसाद ईश्वर ने दिया है, जिस तरह से सबको बांटता है पुजारी, ये बिजनेस सबको दीजिए, छोड़िए मत किसी को। कैसे लाना है वो एक आर्ट है, कैसे बात करनी है वो एक आर्ट है, वो स्किल है।
लेकिन जो मुझे लगता है, आज मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको जानता नहीं था सुरेंद्र भाई, अभी मिला नहीं हूं पर्सनली आपसे, लेकिन आप जब बात कर रहे थे मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। क्यों? आप दूसरों का सोच रहे हैं, आप दुनिया का सोच रहे हैं, आप कैसे कैसे लोगों को लाए। डॉक्टर विश्वरूप जो आज मसीहा बन चुका है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी आज लोगों का मसीहा है, आप उनको लेकर आए, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। तो दुनिया के अच्छे अच्छे लोग, अच्छे प्रोफेशन के लोग आप एक प्लेटफॉर्म पर लाए, और ऐसे लाइए, हम मदद करेंगे आपको। जिस फैकल्टी की आप बात कर रहे हैं, आप हमको भी इनवाइट करिए, हमें मौका मिले तो हम भी जाकर अपना मैसेज लोगों तक देना चाहते हैं। मरते दम तक एक सपना था, ऑस्कर मिले, फिल्म लाइन में ये मिले, फिल्म लाइन में ये मिले, अब एक ही सपना है कि आप परमात्मा, जाना तो सबको है ना, लेकिन ये मैसेज दुनिया तक जितने लोगों तक पहुंचाएं, किसी को समझा रहे हो तो तेरा बुलावा आए। कोविड सिचुएशन से दुनिया डरी हुई है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आज नेटवर्किंग बिजनेस में आज लोग आबाद हो रहे हैं, लोगों को पैसा आ रहा है, सब धंधे बंद हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को पैसे नहीं है, लाखों रुपए के कमाने वाले, उनके घर में राशन नहीं है, जहां पर हम निमित्त बने कि उनके यहाँ कुछ राशन की हेल्प की, दिल रोता है। तो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस, महान बिजनेस, इसलिए नहीं कि पैसा बहुत है, पैसा तो आप कहीं भी कमाएंगे, पर अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, लोगों की मदद करके, दूसरों को अपलिफ्ट करके, और हमारे गुरु का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो ये बिजनेस में जो सिद्धांत है परमात्मा के, सच बोलना, सबसे बड़ी बात, मैंने सच बोलना अब स्टार्ट किया। 1 मई 2020 को मैंने कसम खाई कि मैं अब सच बोलूंगा, तब से मैं सच बोल रहा हूं। सारी जिंदगी करप्ट से भरी थी, सारी लाइफ जो थी करप्शन था, मैनिपुलेशन था, सब कुछ था। और परमात्मा हर किसी इंसान के अंदर देखना है। हमें लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, मेरे घर वालों ने मेरे को बुरा कहा, सबने, लेकिन हम उनके लिए दुआ ही करते हैं। और नेटवर्किंग, दैट्स ग्रेट। आज मुकेश भाई को सुनते हैं, पूरी दुनिया सिद्धार्थ भाई को सुनती है। आज इतने, मैं दिल से बोलता हूं कि एक से एक ग्रेट लीडर जो आप लेकर आए हैं, चाहे वो दीपक बजाज हो, चाहे वो हर्ष जैन हो, चाहे वो संतोष नायर हो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आए जिनसे मैं आज भी सीख रहा हूं। तो मैं इसको नमन करता हूं इस इंडस्ट्री को, और ये कहूंगा कि दुनिया के हर इंसान को एक बार समझना चाहिए, करना ना करना अलग बात है, प्रोडक्ट्स सेकेंडरी हो जाएंगे, सब एक ही चीज है। परमात्मा चाहता है मेरे भाई मिलकर रहें, आपस में सब प्रेम से रहें, और प्रेम बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे। प्रेम बढ़ाने के लिए दुनिया में इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरी तो यही भावनाएं हैं जो मैंने अपनी रखी आपके साथ। ग्रेट, सुपर सर, आपकी जो बातें हैं और उनमें जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल साफ झलक रहा है। आप कितना गंभीरता से इस इंडस्ट्री को लेते हैं और कितना बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री ने आपकी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में किया है, वो अद्भुत आपकी बातों से झलक रहा है सर। कोठारी सर, मैं आपके पास में भी आना चाहता हूँ। 20 साल पहले इंडस्ट्री में क्या दिखता था और अगले 20 साल में कहाँ दिखती है सर? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो पंकज डिलर साहब जो हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दूं कि मैंने मेरी लाइफ का जो पहला जो फंक्शन अटेंड किया था भीलवाड़ा राजस्थान में, पंकज डिडोरिया सर का किया था। और उन्होंने जब इस बिजनेस की गहराई बताई तो मुझे लगा कि ये इस तरह के भी क्या बिजनेस होते हैं। एक अनस माथुर साहब हैं हमारे भीलवाड़ा में, उनसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग का पहली बार प्लान देखा और पहली सेमिनार मैंने साहब की देखी। और उस समय सिर्फ इतना लगता था कि हम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और इसलिए इस काम को कर लेना चाहिए। पहली सोच तो ये थी। दूसरी ये थी कि जा कुछ नहीं सकता, हम यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा काम करने से रुकना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी प्राइवेट सर्विस के दौरान मैंने डायरेक्ट सेल को किया। बहुत बड़े सपने नहीं थे, बस ऐसा था कि भाई छोटा मोटा जो खर्चा है कुछ एडिशनल पैसा उसके अंदर आ जाए। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे हम इस बिजनेस की गहराई के अंदर जाते हैं और जैसे जैसे गहराई में गए, जैसे जैसे अपलाइनों को हमें अपलाइनों का मार्गदर्शन मिला और जैसे जैसे सीनियर लीडर से हम मिलते गए, हमें पता चला कि इस बिजनेस में बेसिक क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं, कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं। और जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, यूं कहें कि उसके अंदर परिवर्तन आता गया और विजन डे बाय डे बढ़ता गया। उस समय बहुत बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बहुत बड़ी सोच आई। आने वाले समय में क्या होगा, जो मैं वैसे तो भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है दुनिया में सबसे टॉप प्रायोरिटी के बिजनेस के अंदर एक आ जाएगा। अभी लोगों का या यंग जनरेशन का जो लगाव है वो हमेशा रहता है कि मैं इंजीनियर बनूं या आईआईटी इंजीनियर बनने के साथ में एमबीबीएस करूं या डॉक्टर बनूं या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या यूं कहे कि पॉलिटिशियन बनूं। इस तरह के लोगों के मन में बात होती है कि मैं ये बड़ी काम करूं। लेकिन आने वाले समय में
मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के जैसे जैसे एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएंगे अगले 5 से 7 सालों के अंदर, आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सब लोग प्रमोट कर रहे होंगे। अभी इनिशियल रूप में आप हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग को कोई प्रमोट करने वाला नहीं था। मुझे अच्छी तरह पता है, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का काम चालू किया और डायरेक्ट सेलिंग का काम चालू करने के बाद जब मैंने पहली कार खरीदी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मारुति 800, ये मेरी पहली ड्रीम कार थी और मैंने वो कार को खरीदा था। और जब मुझे लोन लेना था तो मुझे लोन लेने के लिए जब मैं बैंक में गया तो बैंक वालों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि आप करते क्या हो। मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। वो कहते नहीं वो तो ठीक है, आप करते ओरिजिनल करते क्या हो। मैंने 3 बार उनको बताया डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग को कोई मान्यता उनके दिमाग में नहीं थी। न पॉलिटिशियन को पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, न ब्यूरोक्रेट्स को पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, न पुलिस को पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। किसी को भी ये पता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। उस समय के दौर में हमने काम किया और धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन क्या आ रहा है? सामाजिक मान्यता मिल रही है। अभी आप डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनी, गाइडलाइन के बाद अभी आपने बताया कि यूनिवर्सिटी में कोर्स चालू हो रहे हैं और ये धीरे धीरे देखेंगे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें बताया था कि कोई एमबीए की क्लास चल रही है मार्केटिंग की, उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बेकायदा पूरा चैप्टर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन आते आते आप क्या देखेंगे कि जैसे फिल्मों को सामाजिक मान्यता मिली वैसे वैसे डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता मिलेगी। टिटोरिया साहब है अभी फिल्म लाइन के, तो मैं बता दूं कि 70 साल पहले कोई भी सभ्य समाज का आदमी डायरेक्ट फिल्मों के अंदर अपनी बहू बेटियों को जाने नहीं देता था, क्योंकि नाचने गाने वाला काम है। लेकिन आज दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बेटी बड़ी एक्टर्स ने बने या एक्ट्रेस ने बने या एक्टर ने बने। ये परिवर्तन आया, ये धीरे धीरे परिवर्तन आया। जैसे जैसे सामाजिक मान्यता मिलती गई, आज फिल्मों पे यूनिवर्सिटी है, फिल्मों पे बड़े बड़े काम होते हैं, यूं कहें कि उनको बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं। ये सामाजिक मान्यता का एक बदलाव था जो धीरे धीरे आया और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में यही बदलाव आ रहा है। और धीरे धीरे अब लोग बाग समझने लगे हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, अब जज भी बनेगा तो डायरेक्ट सेलिंग का एक्ट पढ़कर, जब डायरेक्ट सेलिंग का कानून आएगा एक्ट पढ़कर वो जज बनेगा, तो पहले दिन उसे पता होगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और जब भी कोई पुलिस वाला या बड़ा आईएएस अफसर बनेगा या आईपीएस आएगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग का एक चैप्टर पढ़कर आएगा। तो धीरे धीरे जब ये मान्यता मिलना चालू होगी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी अपनी टेप में भी कहा है, बस अब आपके इंटरव्यू में भी मैंने बोला है कि आने वाले समय में जब लड़की वाले लड़के को देखने आएंगे ना, तो वो पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या करता है, तो वो इनसे ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड है। वो आकर्षित होंगे कि ऐसा काम जो सब कुछ एक साथ दे दे, प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, टाइम, पैसा, ये सारी चीजें एक साथ जहां पर मिल जाएगी, वो केवल डायरेक्ट सेलिंग में होगी। और आने वाले समय में अगले 10 साल 15 साल में आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का डायमंड टॉप प्रायोरिटी पे होगा, डायरेक्ट सेलिंग का यह बड़ा लीडर वो टॉप प्रायोरिटी पे होगा। कोई भी बाप अपनी बेटी को वहीं पर देना चाहेगा कि वहीं पर उसको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। तो आने वाले समय में ये सिनेरियो बदलने वाला है। आने वाले समय में ये फ्यूचरिस्टिक जो बिजनेस है कि अभी एज ए कैरियर लोग कम लेते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, फिर धीरे धीरे सीरियस होते हैं, फिर कैरियर लेते हैं। आने वाले समय में एज ए कैरियर लेने के लिए इस बिजनेस को आएंगे। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में एमबीए किया और एमबीए करने के बाद वो कहता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। ऐसे धीरे धीरे बदलाव आएगा और आने वाले समय में ये इतना फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो जाएगा कि दुनिया का इसका लोहा मानना पड़ेगा और मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को करना चाहेंगे, इसमें कामयाब होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच कोठारी सर। आपने 2040 और 42 में क्या होगा उसकी पिक्चर हमारे सामने रखी, और ये बिजनेस एक्चुअली विजन का ही बिजनेस है। जिन लोगों को 2021 में 2031 में क्या होगा वो दिखता है, वही लोग फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं और वो बिल्कुल सबको चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आपने ये बताया सर कि ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें जैसे टिटोरिया सर ने बोला कि ये अच्छा इंसान तो बनाता ही बनाता है और उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसके साथ में इतना पैसा ये इंडस्ट्री देती है कि मतलब 100 करोड़ रुपए की एक बड़ी इंडस्ट्री लगा के जितना पैसा नहीं कमाया जा सकता, उतना पैसा इस बिजनेस से बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के कमाया जा सकता है। और आपको एशियाज बिगेस्ट अर्नर बताया जाता है। आपका विजन क्या है सिद्धार्थ सर? आपको क्या लगता है कि 20 साल बाद में मतलब इनकम कहाँ पे पहुंच जाएंगी लोगों का और क्या होने वाला है सर?
सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस 100वें एपिसोड के लिए। एंड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको पर्सनल बातचीत में भी कहा था, भगवान करे हम जल्दी 500, 1000 और कई हजारों एपिसोड इसके आए। मेरे से पहले पंकज भाई ने और मुकेश भाई ने बहुत जो भी मैं सोचता था, मेरी सारी दिल की बातें आपके सामने रख दी। तो मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सर जब अप्रैल 98 में मेरी इस बिजनेस में एंट्री हुई थी, जस्ट कॉलेज के फाइनल ईयर कंप्लीट ही किया था। उस समय सर जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जिसको भी मैं बताता था मैं ये बिजनेस करता हूँ, तो सभी लोग मेरे से एक सवाल करते थे कि इसके अलावा आप और क्या करते हो। सर मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इसके अलावा और करने को है क्या। मतलब जब ये इंडस्ट्री आपको दुनिया की, जैसे अभी पंकज भाई ने कहा, मुकेश भाई ने कहा कि सब कुछ, अरे मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, हाथ पकड़ के लोग सिखाने को तैयार हैं और सब कुछ है, तो भाई इसके अलावा करना क्या है। तो सर उस समय ना कोई ये डाइजेस्ट नहीं करता था कि इस बिजनेस को एज अ कैरियर लिया जा सकता है। जितने भी मेरे दोस्त थे वो मेरे साथ कॉलेज के दोस्त थे सर, पार्ट टाइम में जुड़े, लेकिन वो अपने अपने कैरियर्स में बिजी हो गए। तो सबसे बड़ा बदलाव सर जो मैं 98 से मैं कंपेयर करूंगा, जब से मेरी जर्नी इस बिजनेस में शुरू हुई, आज हम 2021 में बैठे हैं, तो अभी यहाँ तक की जर्नी और उसके बाद आगे तक की जर्नी जो मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ। आज सर जो मैं बदलाव देखता हूँ, आज यूथ ने इस बिजनेस को अपनाना शुरू कर दिया है। आज 24-24 साल के, 25-25 साल के यूथ हैं जिनकी इनकम 10-10 लाख रुपए या उससे ऊपर महीने की पहुंच गई है। आज ऐसे लोग ऑलरेडी हो चुके हैं जो जस्ट कॉलेज में हैं, बजाय पेरेंट्स से वो पॉकेट मनी लेने के लिए सर अपने पैसे से कार लेकर के आ रहे हैं, अपने पैसे से अपना जीवन तो चला ही रहे हैं सर, घर में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। और इस तरीके का बदलाव सर ऑलरेडी हम देख रहे हैं हमारे सामने। सर 98 की जब मैं बात करूं, और पंकज भाई मुकेश भाई इत्तेफाक रखते होंगे, उस समय क्या था, हमारे देश के तो कोई एग्जाम्पल था ही नहीं, हम तो सिर्फ बाहर गोरे लोगों के एग्जाम्पल ही सुनते रहते थे। तो सर अब ये चीज तो हमारे देश में ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है, ऑलरेडी करंट में चल रही है। आने वाले सर अगर भविष्य की अगर मैं बात करता हूँ सर, भविष्य में तो डेफिनेटली यही दिखता है। देखिए अभी पिछले 2 साल से हमने देखा कि लाइफ भी बहुत अनसर्टेन है, और लाइफ के साथ साथ बिजनेसेस नेचुरली, या कोई भी जो करियर है जिसको हम मानते थे कि जी एक बार घुसे और उसमें कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, एक बार अगर होटल खोल दिया जी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, चला चला है रेस्टोरेंट है साहब कोई दिक्कत नहीं होगी, और बढ़िया है। लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है सर पिछले 2 साल से, लास्ट ईयर कोरोना है सर, क्या हाल हुआ, अभी क्या हाल हुआ। सर ऐसा बिजनेस जो रिसेशन प्रूफ हो, बल्कि जब रिसेशन आए तो जो लोग नॉर्मली नहीं सुनते वो भी सुनने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन या हालात कुछ इस प्रकार की है। तो आने वाले समय में सर जो भविष्य है वो इतना ज्यादा ब्राइट है सर, लाइन की लाइन लगी होगी। और मुकेश भाई ने जैसे इत्तेफाक कहा, टॉप प्रायोरिटी पर इंजीनियर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, वो कोई डायमंड होंगे, कोई बड़े लीडर होंगे, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। तो आने वाला भविष्य तो सर ये है, और जैसा आपने भी बताया ही है, यूनिवर्सिटीज में ये बिजनेस पढ़ाया जाने लगेगा। मतलब सर लोग ये बिजनेस जो ड्रीम लाइफ व्यक्ति को देता है सर, हर आदमी क्या चाहता है, हर आदमी चाहता है पैसा, चाहता है डेफिनेटली चाहता है सर, मान सम्मान चाहता है डेफिनेटली चाहता है, रिकग्निशन सर ऐसी चीज है जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई मीन हम तीनों से हम चारों से ज्यादा कौन जानता है कि जो कुछ बोलने के बाद जो कानों को जो तालियों मिलती है वो तो एसिड डोज का काम करती हैं। ऐसा मल्टीविटामिन दुनिया में कोई ना बना, ना कोई बन सकता है। तो सर ये आने वाले भविष्य में इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, और लोग मतलब 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए महीना बिल्कुल एवरेज हो जाएगा इसके जरिए कमाना। एंड एक से एक बेंचमार्क सर बनते जाएंगे, एंड डेफिनेटली ये एक नंबर 1 प्रायोरिटी होगी जिसको लोग कैरियर के रूप में अपनाना चाहेंगे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कैरियर है जिसमें पंकज भाई ने बिल्कुल सही कहा, जिसमें आपको ईमानदारी रखनी है, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एंड क्वालिटी क्या है, आपको ड्रीमर होना चाहिए, पैसे की जरूरत है नहीं, लोग सिखाने को तैयार हैं। तो डेफिनेटली सर ये एक नंबर 1 या प्रायोरिटी कैरियर होगा आने वाले समय के अंदर में। एंड देयर विल बी मेनी बेंचमार्क्स जो बनेंगे
और अब तक जैसे जब मैंने शुरू किया था, और मैं आप तीनों ने भी, हम लगभग सेम आगे पीछे का साल ऊपर नीचे ही शुरू किया था। उस समय सिर्फ हमने जो विदेशी लोगों की कहानी सुनी, तब तक हमारे हिंदुस्तान में अनगिनत कहानियां होंगी, हजारों लाखों कहानियां होंगी, जिनसे लोग लगातार इंस्पायर होकर के एज अ कैरियर इस बिजनेस को लेना चाहेंगे। और ना सिर्फ एज अ कैरियर ही लेंगे, बल्कि जिसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होगी, चाहे वो कोई महिला हो जो घर में काम करती हो, उसको अपना पॉकेट मनी से वो शुरू करे एंड वो कहीं तक भी पहुंच सकती है, या कोई बुजुर्ग ही है 60 प्लस हो जाए, उनको कहीं किसी के पास नौकरी मांगने की जरूरत नहीं, जब तक जिए इंडिपेंडेंट जिए, और जब जाए एक ऐसी विरासत अपनी अगली जनरेशन को दे करके जाए कि उसके बाद भी हर चीज चलती रहे। तो ये मेरी सोच है सर, ये मेरा नजरिया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सिंह। सर आपने जो बताया ना सर, पहले हम लोग गोरों को एग्जाम्पल देते थे, और आज आप जैसे लोग ऐसे एग्जाम्पल बने हिंदुस्तान से। अब गोरे लोग प्रेरित होते हैं कि इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस प्रकार का लाइफस्टाइल है, किस प्रकार की फ्रीडम और किस प्रकार का पैसा वो ले रहे हैं। वंडरफुल सर, दैट्स ग्रेट। और हम कहते हैं ना सर, हमारी तो संस्कृति ये बताती है कि भाई हमें जिससे लिया है तो उसको वापस देना चाहिए। तो नेचुरली हम लोग वापस दे रहे हैं। गोरों से हमने एग्जाम्पल लिया था, वो खुद एग्जाम्पल बन के उनके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है पूरी इंडस्ट्री के लिए सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच। मैं पंकज सर आपके पास में आना चाहता हूं, और इस से आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा, कि अगर एक व्यक्ति का विजन है डायरेक्ट सेलिंग में, और आज का वो इंटरव्यू देख के इसको और कमिटमेंट के साथ में करने का निर्णय लेता है, पहले 90 दिन हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहले 90 दिन में उसको व्यक्ति को ज्यादा नेगेटिविटी झेलने को मिलती है, जो वो अच्छा सोचता है उतना अच्छा होता नहीं है। तो पहले 90 दिन एक डायरेक्ट सेलर का माइंडसेट क्या होना चाहिए सर? बहुत बढ़िया सवाल है सर। मैं ये बोलता हूं हमेशा से कि अगर संस्कार मिले होते तो वीरप्पन भी विवेकानंद बन सकता था। ये इस बिजनेस में गेटिंग स्टार्टेड जो होती है, किसी भी आदमी की शुरुआत अच्छी या बुरी एक ही बार होती है। जिस तरह से बच्चा पैदा होता है और उसको कैसे कैसे माँ पालती है, उसके घर में दादी नानी सब लोग उसकी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे वो संस्कार डाले जाते हैं, 3 4 5 साल कैसे कैसे उसको डेलिकेटली संभाला जाता है। इस बिजनेस में ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ही वो साइन अप होता है, तो मैं जो करता हूँ, यूँ तो सब लोग करते हैं अपने हिसाब से, पर जो मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले जो साइन अप हुआ है, चाहे मेरी टीम में मैंने पर्सनल स्पॉन्सर किया हो, चाहे मेरी टीम में कहीं स्पॉन्सर हुआ हो, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, जब हम लोग ये कोविड सिचुएशन नहीं थी, तो मेरा तरीका था, थोड़ा सा बदल गया है अभी, कि मैं लोगों के घर में विजिट करता था। मैं ये कहता हूँ सबसे, जो भी किसी को साइन अप कराता है, 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करो कि आप उसे घर पहुंच जाओ। घर जाने से क्या होता है, एक वाइब्रेशंस काम करती है। मुझे नहीं पता ये आदमी कस्टमर बनेगा या ये बहुत बड़ा बिजनेस करेगा या सिर्फ ये यूजर बन के रह जाएगा, मुझे नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं पता है। अगर आप नहीं गए तो हो सकता है रातों रात उसके घर में कोई मामा चाचा अंकल आकर उसके सारे सपनों को खराब कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। ऐसा होता है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, लोगों से जब पूछता था तुम उसके घर गए क्या, बोला अभी तो नहीं गए। कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया है। ये महापाप बोलता हूँ मैं। तो मैं उसके घर जाकर क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ, आपकी फैमिली के साथ में बैठना है। तो बोलता है नहीं, वो तो बिजी है, वाइफ ये काम कर रही है, वो उसे तो पता नहीं ना शुरू में, पिताजी तो वहां गए हुए हैं, वो तो। मैं बोलता हूँ ये फैमिली बिजनेस है, अगर हो सके इफ पॉसिबल तो मैं सबको बैठाता हूँ, फिर दोबारा पूछता हूँ उनसे मैं कौन हूं और मैं अपना मिशन बताता हूं। जब तक लोग अपना ड्रीम नहीं बताएंगे, उनको ड्रीम करना नहीं आता है। जब मैं लोगों को ये दिखाता था, देख मेरे सर पे कर्जा था, मैं इसलिए आया, मैं ये था, मेरे पास कुछ नहीं था और अब ये हो गया है, तो जब मैं अपना ड्रीम निकालता था तो लोग अपना ड्रीम तब बताएंगे। तो सब में एक सबसे पहले एक ड्रीम बिल्डिंग कि आप क्या चाहते हैं, उनको सुनता हूं। पिताजी का क्या सपना था, पिताजी बोलते हैं ये सपना था, मम्मी बोलती है मेरा सपना ये है। कभी कभी बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, मान लीजिए जिसने साइन किया है, और पति पत्नी बैठे में सिर्फ यूज करेंगे सामान। लेकिन जब मैं अपना मिशन बताता हूँ, पापा बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, करो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छी बात तो कर रहे हैं। तो कभी बार पिताजी मोटिवेट कर देते हैं, कभी माँ मोटिवेट कर देती है, कभी कोई मोटिवेट नहीं होता, छोटी बहन मोटिवेट हो जाती है। तो फैमिली को पूरा बैठाने के बाद में एक मैसेज ये है कि बैठाओ। फिर मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में, कि आपने क्यों ज्वाइन किया है,
जब मुझे ये समझ में आ गया, उनको सुनने के बाद मुझे ये समझ में आ गया पिताजी का माइंड क्या है, मम्मी का माइंड क्या है, कौन किस माइंड का है। ये हेल्प करेगा आपको किताबें और आपको टॉक्स जो आप सीखेंगे, व्यवहार क्या करना है, लोगों से बात क्या करनी है। ओके, तो शुरू शुरू में जब मुझे अकल नहीं थी, हम फेल होते थे, तो हमारी अपलाइन ने कहा कि हमारे बारे में बताना। तो मेरा प्रमोशन जो है बहुत जबरदस्त है पूरे दुनिया में, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो कभी कभी क्या होता था, वो आदमी हमको रिलेट नहीं कर रहा है, मैं मैट्रिक फेल हूं या किसी वजह से रिलेट नहीं कर रहा है, वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, तो मैं सुमित जी का नाम दे दिया उनको, अच्छा उनसे मिलाइए। तो मैं आज माइंड सेट कर रहा हूं उस परिवार का। तो सबसे पहले उनको सुना, समझा, सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग। प्रोडक्ट्स के बारे में, हम तो प्रोडक्ट यूज करेंगे। कितने प्रोडक्ट लिए हैं आपने? जी अभी तो शायद हमने 5 प्रोडक्ट लिए हैं, ये अभी लिए नहीं है, सिर्फ ज्वाइन किया है। मैं तब भी घर पहुंच गया। लोग कहते थे मेरी टीम में, सर उसने प्रोडक्ट्स नहीं लिए, वहां मत जाओ। मैंने कहा चुप, हम जाएंगे वहां पर, प्रोडक्ट बाद में ले लेगा। तो मेरा जो है ना, मैं ड्रीम निकालने में अपने आप को ये कह सकता हूं कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताया, पता चला 5 प्रोडक्ट और ले लिए। पता चला ग्लूकोसामिन, घुटनों का दर्द है, पिताजी को वो चाहिए था। तो प्रोडक्ट के बारे में बताना दोबारा थोड़ा थोड़ा, जिससे कि वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आए। उसके बाद में मेरा ड्रीम निकालने में, मैं जब ड्रीम पूछता था पिताजी से, तो पिताजी रो पड़ते हैं। मेरी ड्रीम निकालने की एक ऐसी टेक्निक है कि सामने वाले को रुला देती है, कोई भी हो चाहे। मैं पूछता हूँ आपका कोई सपना, पिताजी को आप मदद करना चाहते हैं, पिताजी को विदेश घुमाया? तो पिताजी देखते हैं कहाँ मेरे बेटे ने घुमाया, उसके अंदर से एक सवाल आता है, अरे कुछ भी नहीं किया। फिर बोलता हाँ मुझे पापा को ये करना है। फिर बहन का कोई सपना, बहन शादी के लायक है। मैं पूछता हूँ कितने लोग हैं जो आपको बहन की शादी में मदद करेंगे? कोई नहीं। अगर मैं और मेरी टीम आपको मदद करें, मेरे एक्सपर्ट्स मदद करें और आपकी शादी में कंट्रीब्यूशन हो जाए, है ना, कैसा लगेगा 2 लाख रुपया, कैसा लगेगा ये सब कुछ। तो बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, छोटे भाई की पढ़ाई, जो भी सपना है। मैं पूछता था आपका कोई ऐसा सपना, मान सम्मान मिला, कुछ ऐसा चीज, हमने ये कमाया था, ये कमाया था, घर किसका है? बोला हमारा, मेरा है। बोलता पिताजी ने बनाया, तुमने बनाया? बोला नहीं पापा ने बनाया। मैंने कहा तुम्हारा तो नहीं है, तो पापा का है। तो ऐसे ऐसे वो चीज दुखती रख जो होती है ना, जो बटन्स, जब मैं उनकी वो बात करता हूं तो पहले ड्रीम निकालता हूं। ड्रीम में सामने वालों को झिझोड़ देता हूं, फिर उनको मोटिवेट करता हूं, अरे ये होता नहीं है, कुछ सवाल आता है आर्गू। फिर बताता हूं दुर्गा सिंह है साइकिल का पंचर लगाने वाला, अगर मान लीजिए वो कोठारी उसका सरनेम है तो कोठारी जी को रिलेट करेगा, मैं कोठारी जी के बारे में बात कर सकता हूं। मैं सिद्धार्थ भाई के बारे में बात कर सकता हूं। मैं अनुराग अग्रवाल के बारे में बात कर सकता हूं। मैं उसको मोटिवेट करने के लिए अपने साम दाम दंड भेद सब उसको बताता हूं। मुझे नहीं पता वो किस चीज से रिलेट करेगा। पता चलता है जी मेरे पिताजी म्यूजिक में है, अच्छा मैं बोलता हूँ सुनाओ गाना सुनाओ। वो सोचते हैं ये आदमी सुबह सुबह आया है, ये गाना सुनेगा। पर वो तैयार हो जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, बाप को बोलता है नहीं गाने सुनो मेरे। वो मैं गाना सुनता हूँ उसको आधा घंटा बैठ के। मेरी गेटिंग स्टार्टेड उस दिन नहीं होगी प्रोडक्ट के बारे में कुछ, मैं गाना सुनता हूँ। बहन क्या कर रही है, ये बच्चा ये करता है, इसको एक्टिंग करनी है साहब। मेरे पास 100 तरीके से मैं उसको बताना चाहता हूं कि मेरे पास क्या है, कंपनी के पास क्या है और मैं तुझे कैसे मदद करूंगा। अपना मिशन बताना बहुत जरूरी है, मिशन से मिशन निकलता है। जब मैं अपना घाव दिखाता हूं, देख मेरा घाव कितना था, वो बोलता है बे छोड़ तेरा घाव क्या था, मेरा घाव देख तुझसे बड़ा है। तो जो ड्रीम बिल्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर मैं बताता हूं, देखो आपने पैसे कमाने हैं, पैसा सबसे मोटिवेशन फैक्टर है। वो चाहे किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 40,000 हो सकता है, जो उसका माइंड एक्सेप्ट करेगा। अभी वो कमाते हैं 20, 25, 30,000, तो मैं उसको लाखों की बात नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं कि आप 15% पे पहुंचेंगे तो आपको 35,000 की इनकम आ सकती है, या आपकी इनकम को डबल करने के लिए आपको कितने लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे सवाल पूछता हूं मैं, सवाल मैंने कम से कम 100-150 बनाए हुए हैं। जब मुझे सामने वाले को देखता हूं, पता चलता है कि सवाल नंबर 75 आएगा इसके लिए, सवाल नंबर 34 आएगा इसके लिए। तो कुछ सवाल ऐसे पूछता हूं जो उसको हिला देते हैं। मैं बोलता हूं कितने लोग मदद कर रहे हैं आपको? कोई नहीं। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो एक लिस्ट में 5 नाम बताइए जो आपके परिवार को पालेंगे। एक भी नहीं। ओके, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 20 साल। इनकम क्या है? 30,000। 20 साल में 30,000 और मैं यहां बोल रहा हूं कि 6 महीने में 35,000। क्या कॉमन सेंस कहती है? तो सोचने में मजबूर होता है आदमी। तो ड्रीम कैसे निकालते हैं, कौन सा सवाल आएगा, है ना। मैं पूछता हूं कि आपके आपके परिवार में ऐसे कितने लोग हैं, है ना, जो आपका घर का खर्चा चलाएंगे? कोई नहीं।
जिंदगी में आप अमीर क्यों नहीं हैं? गरीब हैं, अमीर हैं या मिडिल क्लास हैं? तो आदमी क्या बोलता है? मिडिल क्लास। मैं बोलता हूं माफ कीजिएगा, वो भी गरीबी होता है, वो अमीर नहीं होता है। अमीर होना चाहेंगे? बोला यस। इसका मतलब गरीब है अभी? यस। तो कैसे अमीर हो सकते हैं? कितने ऑप्शन है आपके पास? अपनी इनकम को बढ़ाने के ऑप्शन है? तो ऐसे सवाल पूछने से मैं उसको बताता हूँ। बिजनेस का मतलब नहीं, सवाल पूछने से मैं उसका ड्रीम निकालता हूँ, ड्रीम निकाल के उसके कमिटमेंट लिखता हूँ कि मैं कसम खाता हूं कि मैं ये बिजनेस करूंगा और मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए चाहिए, और मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगा, समाज से नहीं डरूंगा। ये करके मैं उसकी ड्रीम पूजा, घर में पूजा कराता हूँ। पूजा से क्या कमिटमेंट आ जाता है। कभी कभी पिताजी को नहीं पता क्या हो रहा है, ये सब ड्रामेबाजी, पर मैं बेटे को बोलता हूँ पिताजी के पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो कि तुम इस बिजनेस में 50,000 कमाओगे। बाप भी रोता हुआ आशीर्वाद दे देता है। तो एक इमोशनल एक ड्रामा खड़ा होता है। शुरू में मुझे ड्रामा लगता था जब मेरी अपलाइन करती थी, फिर मुझे पता चला कि ये उनका बिलीफ है, फिर मैं उसमें बिलीव करता हूं कि ये चलेगा। लोग वो नहीं सुनते जो उनके पास में जो है, वो सुनते हैं जो मैं उनको देना चाहता हूं। तो जब ड्रीम निकाला, सब कुछ करा, हाँ। अब जब ड्रीम निकल गया ना, तो पूछता है व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, अब क्या करना है? मैंने कहा अब बताऊंगा काम। अगर पहले काम बताता ना तो काम करता नहीं। फिर बताता हूँ देखो, कुछ काम आपको करने हैं, कुछ काम मुझे करने हैं आपके साथ, और कुछ हमें करने हैं। आपका ये रोल होगा, प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके बिना बिजनेस नहीं है, ये चिटफंड नहीं है, स्कीम नहीं है। तो ये काम कर सकते हैं, इतना इतना छोटा सा काम कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपके घर में एक्स ब्रांड बंद करना पड़ेगा, कर सकते हैं बंद? हाँ जी कर देंगे, चाहे वो ना करे अभी, लेकिन मैं कहता हूं कर देंगे। फिर मैं बोलता हूं अच्छा, अब मुझे ना आपको ना लोगों से मिलवाना है ना, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं कॉल करता हूं आपके साथ। तो हम उसको कॉल करना सिखाते हैं। मुझे बताइए क्या स्क्रिप्ट? कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अरे साला है ना तेरा, उसको बोलना है चाय पीने आ रहे हैं। बोला हाँ हाँ, चाय पीने के लिए कौन मना करेगा। तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना। मैं बोलता था चल चाय पीने चलते। ये चाय पीना मैंने बहुत हिट किया अपने ग्रुप्स के अंदर। बहन जी, मतलब बहन है, ताऊ जी हैं, ये है, ऐसे करके हम लोग उसके साथ में बात करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ देखिए, अभी 7 दिन के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कैसेट दूंगा सुनने के लिए। तो मैं दुर्गा सिंह दे देता हूँ जो रिलेट कर सकता है, अनुराग को रिलेट कर सकता है, सुमित जी को रिलेट कर सकता है। वो कैसेट देता हूँ उसको एक सुनने के लिए। उसने कितनी सुनी वो ध्यान रखूंगा। तो मेरा उसको नॉलेज देना नहीं है शुरुआत में 90 दिन के अंदर, मैं 10-12 दिनों में उसका माइंड सेट कर रहा हूँ। क्योंकि दिखता है तो बिकता है। मुझे नहीं पता ये वर्ड मैंने हिंदुस्तान में मैंने ही बोला था, मुझे उससे पहले कभी सुना ही नहीं। जहां से मैंने स्टार्ट किया पूरी दुनिया बोलती है इस वर्ड को। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ दिखेगा तो बिकेगा। तो मैं लोगों को दिखाने विश्वास करता था। मैंने इतनी सीडी दिखाई है, इतनी सीडी सुनने को लोगों को दी है कि शायद हिंदुस्तान में किसी ने दी होगी, क्योंकि मैंने पहले खुद सुनी। मुझे मालूम है कि ये स्पीकर की ये बात इसको अच्छी लगेगी। तो कैसेट्स के बारे में बताया, ये सुन ले। मैं देखता हूं कि ये आदमी कितना एक हफ्ते में काम करता है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये आदमी 7 दिन में खत्म हो जाएगा, ये नहीं करेगा बिजनेस। और उससे पहले मैं इसके नीचे अगर लॉक कर दूं, 2 आदमी साइन अप करा दूं, तो ये आदमी रुक जाता है, बोलता क्विट करना है, क्विट करना नहीं करना है। अरे मैंने क्विट तो करना ही है, तो चल क्विट कर देना, मुझे मिलवा दे। एक आदमी को ज्वाइन करा दिया, मैंने कहा अब क्विट कर दे। बोला अब क्यों करूंगा, अब तो मेरा बन गया ना एक। तो ऐसे करके उसको लॉक करना, जंपिंग थ्रू विंडो करना। इस बिजनेस में उसको शुरू में पैसा, बहुत बड़ा पैसा नहीं, मेरा पहला चेक 195 रुपीज का था इस बिजनेस में। तो हमें उसके साथ में वो व्यवहार करना है जो व्यवहार वो करना चाहता है। मैं बोलता हूं मैं आपको फोन करूंगा, तो मैं आपको फोन कर सकता हूं, उसे इजाजत मांगता हूं। मैं मैसेजेस भेजूंगा, चलेगा आपको? उसे ग्रुप में तुरंत ऐड नहीं करता। तो मैं उसके 1 हफ्ते में उसकी कार्यशैली क्या होती है, वो क्या करना चाहता है, मैं बोलता हूं कि हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको आना है, आ सकते हैं? अरे ये मीटिंग में नहीं आता मैं, अगर वो ऐसा बोलता है। मैंने कहा मीटिंग नहीं है, वहां आप साइन अप किए हैं तो आपको ये बोलना है रिकॉग्निशन में, चाहे उसने 50 पीवी किया, 100 पीवी किया, या उसने ज्वाइन कुछ नहीं किया है। तो ऐसे करके मैं उसका रिकॉग्निशन करवाता हूं अपने ट्रेनिंग्स में। रिकॉग्निशन में उसका सिल्वर समझ जाता है अपने आप को। जब बोलता है ना, पहले बोलता है मुझे बोलना नहीं आता, और जब माइक दे देते हैं उसको बुलवाने के लिए तो फिर चुप नहीं होता है। तो हम उसको ना उस तरह से माइंड सेट करते हैं। फिर मैं उसको बताता हूँ, फिर वो प्रोडक्ट्स यूज करता है। अगर तो वो प्रोडक्ट के बारे में उसको मैं पूछता हूँ तेरा बजट कितना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, हमने भी की थी, 10,000 से ज्वाइनिंग होगी, 5,000 से होगी। वो कहता है, मुंह पे तो कह देता है, बाद में फोन करके बोलता है तनख्वाह नहीं आ रही 2 महीने से। आज भी ऐसा होता है। मैं बोलता हूँ तेरा बजट क्या है, 2,000 2,500 है या 5,000?
तो 2000 पकड़ लेता है। कभी कभी बोलता है इतना भी नहीं है, तो मैं बोलता कोई बात नहीं, 1000 रुपए तो कर सकते हैं 60,000 से। बोला 1000 तो कर सकते हैं। सुरेंद्र साहब कभी कभी ना सब्जी का बिजनेस करने वाला शुरुआत करता है हरा धनिया से, पुदीना से, प्याज रख के बैठ जाता है, कभी आलू रख के बैठ जाता है, कभी टमाटर रख के बैठ जाता है। टमाटर से इनकम आती है तो फिर आलू रख लेता है, फिर 2 से 3 सब्जी, 4 सब्जी और सब्जी का व्यापारी बन जाता है। अगरबत्ती बेचते हैं कुछ लोग, अगरबत्ती फिर बाद में कार भी बेचते हैं। तो मैं उसके माइंड के सेट के हिसाब से जितना भी उसका बजट हो 500 रुपए का, मैं उससे भी स्टार्ट करा सकता हूँ। ग्रेट। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर मेरी टीम में आया तो मैंने बोला पैसे नहीं है बिल्कुल भी, 500 रुपए से भी स्टार्ट किया। मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट्स दूंगा, इसको बेच दे, अगर उसके अंदर लगन है। कुछ बोलते हैं गरीब आदमी ना, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कर नहीं सकता। पैसा नहीं चाहिए, इसमें ड्रीम चाहिए, इसमें उसके अंदर सीखने की इच्छा चाहिए, उसकी हंगर चाहिए, भूख चाहिए, कितना भूखा है वो आदमी। मेरे पास भी तो पैसे नहीं थे। तो इस तरह से उसका माइंड सेट करते करते फिर धीरे धीरे 10 दिन में मैंने क्या बताया, 10 दिन किया तो उसको प्लान बताना स्टार्ट करते हैं, खड़ा करके सिखाऊंगा कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे करना होता नहीं पता है। बहुत सारे लोग 90 दिन के अंदर ये गलती करते हैं कि वो लोगों से बात करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, कर नहीं पाते हैं, और वो कहता कहां फंस गया। बोलता है ये मेरे अंकल ने किया था, मेरे इसने किया था, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैं उसके आंसर्स ट्रेनिंग में लोगों से करवाता हूं, जो अभी 6% हुआ है, जो 9 हुआ है। प्रोडक्ट महंगे हैं भैया, तू बोलना जरा, तुम बताना। तो वो लीडर के मुंह से नहीं सुनता, वो एक नए बंदे से सुनता है कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये तो बता रहा है जवाब, इसका मतलब ये तो अभी अभी 9% पे है। तो पंकज टिटोरिया डायमंड से मोटिवेट नहीं होता, या आपके बड़े पिन से मोटिवेट नहीं होता नया आदमी। वो नया आदमी देखता है मेरे जैसा है तो, और ये जवाब दे रहा है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कॉलिंग करना सिखाते हैं, कैसे कॉल करना है, कॉल की स्क्रिप्ट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो हम बताते हैं कि कॉलिंग में ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। एक काम हमने और शुरू किया, जो मेरे दिमाग की उपज है, पता नहीं किसी के दिमाग में आया कि नहीं आया, लेकिन परमात्मा ने पता नहीं कहां से ये नॉलेज दी हुई, 3-4 दिन पहले ही हुआ कि मैं कहता हूं कॉन्फ्रेंस कॉल में ले ले भाई, पहले तू उसको ले ले, फिर उसको पूछ मेरे सर जो है आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहता है बात कराइए, तो मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले ले और मैं बात कर लूंगा, या मुझे पहले ले ले कॉन्फ्रेंस में, मैं तेरे को सुन लूंगा तू क्या बात कर रहा है, मैं बता दूंगा तेरी स्क्रिप्ट क्या है। तो हम लोग है ना, बोलना नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को बोलना नहीं सीखते हैं लोग। बोलना अगर आ गया, इसका इस्तेमाल करना आ गया, कैसे बात करना है। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी ऐसे हैं सो कॉल्ड, जो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। मैं आज इस लेवल पे हूं, डायमंड लेवल पे कुछ नहीं है, लेवल ही है सब कुछ, पर जो मेरी समझ है इतने दिन की बिजनेस की, फिर भी मैं आज दीपक बजाज के टिप्स लेके सुनता हूं। क्या पता कोई ऐसी चीज दे दे मुझे आज के युग में। मैं आज भी अपने आप को जीरो समझता हूँ, सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, सब मुझसे अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं आता है, पर जो मुझे आता है वो तो ठीक है ना। अब मुझे आगे जाना है तो मुझे और कुछ सीखना पड़ेगा ना। तो मैं इस तरह से ना लोगों को कॉलिंग करना, उनसे बात करना, वो सब सिखाना। मेरी जो वर्कशॉप्स होते हैं, मैंने मीटिंग में बोलता था आ जाओ, बोलता है मीटिंग में नहीं आना। मैंने कहा वर्कशॉप्स है, हाँ वर्कशॉप में आ जाएंगे, बात तो है ही, उसको वही सुनना है। तो वर्कशॉप में आकर दूसरे आदमी से मैं काम कराता हूँ। लीडर की सबसे बड़ी गलती एक हुई है, जो हमसे भी हुई है, हम ट्रेनिंग में बुलाया, ट्रेनिंग में हमने मीटिंग में बुलाया, हम ही 1 घंटा बोल रहे हैं, हम ही 1 घंटा बकवास कर रहे हैं, और सारे लोग सुन सुन के कान पक गए उनके। मैं क्या करता हूँ, 6% से बुलवाता हूँ, मैं 9% से बुलवाता हूँ। मेरी टीम में 9% प्लेटिनम है, मेरी टीम में जो 12% है वो फाउंडर प्लेटिनम है। मैं उनको जब रेस्पेक्ट देता हूँ, जब बोलते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, उनसे आदमी सीखता है। तो माहौल सिखाएगा, आप नहीं सिखा सकते। एसोसिएशन, मैं दारू पीता था क्योंकि दारू की संगत में था, जब मैंने संगत बदली तो मेरी जिंदगी बदली। तो एसोसिएशन बदलो उसका, सीडी की एसोसिएशन करे, वीडियो की एसोसिएशन करे। कुछ चाबी सुमित जी के पास है तो सुमित जी से हैंडल कर लेंगे। तो कौन सा आदमी से वो इंप्रेस होता है, इस तरह से ट्रेनिंग के अंदर हम उस लोगों का माइंड सेट करते हैं। अभी पूछे थे माइंड सेट करते हैं लोगों को, टीम का माइंड सेट कैसे करना। हम माइंड सेट नहीं करते, टीम माइंड सेट करती है, माहौल माइंड सेट करता है। फिर मैं बोलता हूँ छोटी सी आदत है, सुबह उठना है 6 बजे, उठ जाएगा, बोला उठ जाऊंगा। आदतें तुझे बादशाह बना देंगी बेटा। और मैं उसको मोटिवेट करने के लिए ऐसे ऐसे स्लोगन्स लाता हूं अपनी टीम मीटिंग में, जो उसके अंदर जोश भर देते हैं। ये नॉलेज से बिजनेस नहीं चलता। नॉलेज तो अभी आज भी नहीं है, बहुत सारी नॉलेज, ये आंकड़े वाकड़े मेरे दिमाग में दर्द हो जाता है।
मेरे पास में एक चीज है, जोश, तो मैं लोगों को जोशीला कर देता हूँ और छोटी छोटी चीज सिखाता हूँ कि तुझे 10,000 आएगा तो तेरा विश्वास बढ़ जाएगा। तो लोगों को छोटे छोटे चेक से विश्वास बनता है। वो कि बड़ा चेक दिखा, कि चेक दिखाओ आपका, मैं कभी चेक दिखाने में विश्वास नहीं करता। क्यों? तुझे मेरा चेक देखना है या उन लोगों को चेक देखना है जिन्होंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया, जिन्होंने 6 महीने पहले स्टार्ट किया, जिन्होंने 1 साल पहले स्टार्ट किया? तुझे चेक दिखाता हूं ना, ये मेरे चेक्स हैं। मेरे प्लेटिनम कितने मेरी टीम में, मेरे सिल्वर कितने मेरी टीम में, मेरे एमरल्ड कितने मेरी टीम में, मेरी टीम में डायमंड्स कितने हैं, उनको देखना, मेरे का चेक देखेगा। तो लोगों को, नए लोगों को, लीडर्स को हैंडल करने में कच्चे हैं, पढ़ते नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है, बोलते हैं पता चल जाता है ये बकवास कर रहा है, इसलिए लोग इंप्रेस नहीं होते हैं, साइन अप नहीं करते हैं, वो फोन नहीं उठाता आपका। आपने फोन साइन अप करते ही उसको इतने फोन कर दिए, इस मीटिंग में आ। आजकल तो डिजिटल इतनी मीटिंग्स चल रही हैं, आई एम सॉरी टू से, चेक विद योर अपलाइन, सारी मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग अटेंड करते रहोगे, अभी कंपनी की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की अटेंड कर रहे हो, फिर इस अपलाइन की आ गई, फिर उसकी आ गई, नो, जरूरत नहीं है। क्या कौन सी सीडी सुननी है, कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी टॉक सुननी है यूट्यूब पे, कौन सा प्रोडक्ट्स देखना है, वो मैं बताऊंगा तुमको। लेकिन जब मैं उससे रिलेशनशिप बनाता हूँ ना, कि देख तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरी छोटी बहन है, तू मेरी भाभी है, तू मेरी नानी है, तू मेरी मम्मी के समान है, मैं सब किसी को दीदी बोलता हूँ, बड़ी एज की है तो मैंने दीदी, अब मैं उनसे बोलता हूँ आशीर्वाद दीजिए, चरण स्पर्श, ये संबंध बनेगा। पहले इस बिजनेस में वो आदमी बिजनेस करे या नहीं करे, उसे डायमंड मत बनाओ, उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ। शुरू में संबंध बने, ट्रस्ट होगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा किसी वजह से, लेकिन हो सकता है वो 3 साल बाद करे। एक एग्जांपल है कि 26 साल तक वो आदमी यूजर रहा, 26 साल के बाद वो क्राउन बना, हमारी अपलाइन ने बताया था, ल्यूरिगन साहब ने। तो 26 साल तक उसको झेला होगा ना, उसको, उस आदमी ने पेशेंस रखे होंगे ना। हम गलती क्या करते हैं, साइन करते तो मीटिंग में आ जा, मत बुलाओ मीटिंग्स में। वो क्या चाहता है, वो सलमान खान से मिलना चाहता है तो सलमान खान की 5 फिल्में उसको रिकमेंड करो, शाहरुख खान की फिल्में देखना चाहता है तो उसकी शाहरुख खान बताओ। वो कहता है कि मुझे मेरे बेटे को जॉब लगवा दो ना, तो जॉब के लिए, उसके लिए जॉब के लिए ट्राई करो। वत्स साहब, मेरे पास में ऐसे लोग हैं जो 22 साल से बिजनेस में थे और उन्होंने बिजनेस बिल्ड नहीं किया, पैसे भी नहीं कमाए, लेकिन आज भी हमारी फैमिली बने हुए हैं। आज 22 साल के बाद वो कह रहे हैं कि सर अब करना है हमको। तो सबको बिजनेस की दृष्टि से मत देखो। शुरू में हमें भी ना, ये मेरा डायमंड ऐसे लगता था। रिश्तेदारों से जो हमारे बिजनेस में नहीं आते थे, हमें लगता था अरे यार किसी काम का नहीं। ये आज समझ में आई 22 साल के बाद, परमात्मा ने सबको चिप दिया है, चिप के हिसाब से वो आदमी रिएक्ट करेगा। तो 10 दिन में क्या सिखाना है वो आपका तरीका अलग हो सकता है, पर 10 दिन में उसको बोलना आना चाहिए। पहली शर्त बोलने आना चाहिए, खड़ा कर दो उसको, प्लान दिखाना। जो आदमी खड़ा हो जाता है वो आदमी कभी नहीं बैठता। बच्चा 3 साल का चलना शुरू करता है ना, उसे बैठा के देख लो आप, माइकल लाल, 100 आदमी बैठ नहीं सकता, चूंकि उसे चलना आ गया है। तो जब वो पैन घुमाता है, जब वो बात करता है, उस पर क्लैपिंग बजती है और कहते हैं क्या बात किया साहब आपने, तो वो आदमी एक्साइट हो जाता है। उसके बाद में वो सब कुछ सीखेगा। मेरी टीम में लेडीज है ना, अभी कल की बात है, कल की बात, हस्बैंड कह रहा है ये साथ नहीं दे रही, पैसे घर में है नहीं। मैंने उसको बैठाया, उसको बोला बेटा बेटा करके बातचीत किया, और उसके गोद में बच्चा आके बैठ गया। उसने बोला करना है सर, करना है अब तो। मैंने कहा खा बच्चे की कसम खा। वो इतनी एक्साइटेड थी, उसने बच्चे की हाथ पर रखा, बोला मैं कसम खाती हूँ मैं बिजनेस करके रहूंगी। अब ये सबके सब नहीं कर सकते, ये मैं ही कर सकता हूँ शायद, क्योंकि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में, क्या उसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये सब। तो सबसे पहले ड्रीम बिल्डिंग, ये छोटा छोटा सिखाना, फिर उसको प्रोडक्ट भी ले लेना, फिर वो 500 पीवी 100 पीवी क्लब में आना, उसका माइंड सेट करके। तो छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी फहरिस्त है, लंबी चीजें हैं, पर यह है कि रिलेशनशिप, उसके साथ में पीवी का प्रेशर ना हो। 100 पीवी क्लब में आना है, लोगों के पास में 100 पीवी का बना दिया क्लब, उसके पास में प्रोडक्ट घर में रखे में, बोलते हैं 100 पीवी फिर खरीदना है। मैंने आज तक कसम खा के बोलता हूं अपने बच्चों की, मैंने आज तक किसी को फोन करके ये नहीं कहा कि तेरे को पीवी खरीदना है। हाँ बता दूंगा कि ये ऐसा है, ये सिचुएशन ये है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे करके अगर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, फिर 15 दिन हो गए, उसने 15 दिन में जो परफॉर्मेंस दी, इस पे मेरा और 15 दिन आगे क्या सिखाना तब सिखाऊंगा। क्योंकि अगर वो सीखने को तैयार नहीं है ना, अभी कोई बोलता है मैं बात नहीं कर सकता लोगों से, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं, मुझे बात करवा सकता है। हाँ,
शुरू शुरू में हमने इस बिजनेस में इतनी गलतियां की हैं, हमने बोला ये करना पड़ेगा नहीं तो जाओ यहां से, वो चला गया। हमने कहा कि तू प्रोडक्ट सेल करता है, तुझे तो प्लान दिखाना नहीं आता, तू तो किसी लायक नहीं है, वो प्रोडक्ट भी छोड़ दिए उसने। तो हमको बहुत डेलिकेटली लोगों को हैंडल करना है, प्यार से। वो नहीं करे बिजनेस, बाद में करेगा, प्रोडक्ट यूजर बनेगा। अगर प्रोडक्ट यूज करता रहा तब भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत लंबी है। यूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कैसे वो 3% गया तो 3% का सेलिब्रेशन 6 गया, कैसे वो 9 गया। और पहला बड़ी बड़ी इनकम मत दिखाओ। लीडर से इतना ही बोलूंगा, प्लान दिखाने में सबसे बड़ी गलती, लीडर्स मिस्टेक्स, डायमंड्स मिस्टेक्स, कि 2 लाख कमाएगा और 10 लाख कमाएगा। चुप, तो 40,000 तक बस। हमारे बिजनेस में इससे ऊपर लेवल ही नहीं है, सिल्वर है ही नहीं, प्लैटिनम है ही नहीं, सिर्फ ब्रॉन्ज पिन है 15% तक चला, उसे 15% लगता है। अब ये मैं सुरेंद्र वत्स का फोटो दिखाऊंगा, लाखों की इनकम नहीं है, इनको 40,000 आता है, उसे क्या मतलब है? तो छोटी छोटी इनकम बताओ, छोटी छोटी इनकम बताओ, गाड़ियां मत दिखाओ, गाड़ी का लालच मत दो। गाड़ी का लालच उसको है जो ड्रीमर पूछता है कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए। अरे पहले तेरे घर में खाने को नहीं है तो मर्सिडीज की बात कर रहा है। तो ये छोटे छोटे ड्रीम बनाओ, उसको अचीव करवाओ। ये बहुत बड़ा प्रोसेस, सारा दिल लग जाएगा मेरे ड्रीम बिल्डिंग में। बस इतना ही है कि उसका छोटे 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 काम, कब क्या करेगा, कब किताब पढ़ेगा, कौन सी किताब पढ़ेगा, कौन सा स्पीकर सुनेगा, कौन सा प्रोडक्ट यूज करेगा, कौन से वर्कशॉप में आएगा, कब उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, वो तो छोड़ देगा, वरना टिप पी 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 बजेगा, छोड़ देगा। तो ये व्यवहार हमें आता नहीं है, आर्ट नहीं आती, लोक व्यवहार और सवाल ही जवाब है। ये किताब सबसे पहले मैं देता हूँ। उसने 2 स्टेप किए, मैं 4 बताऊंगा, 4 किए तो 8 बताऊंगा। तो ये गेटिंग स्टार्टेड में वत्स साहब यही है कि लोगों के साथ संबंध बनाकर उनको सही सिखाना, आपकी अपलाइन जो सिखाती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं अपलाइन के बारे में जब बताता हूँ ना, मेरे भगवान हैं, मेरे सुमित बहादुर भगवान हैं, तब वो आदमी सुनता है, वो आपके भगवान से मैं भी मिलना चाहूंगा। प्रमोशन करो, अपलाइन का नाम लो, क्योंकि आप अगर बोलेंगे मैं, कल को वो आपको सुनेगा नहीं तो किसको लेकर आओगे? हमारा सारा बिजनेस, हमारी सारी चीजें हमारी अपलाइन ने, इसलिए अपलाइन मेंटर का जिक्र करते रहो हमेशा। मेरी टीम में साहब चाहे हाईली प्रोफाइल्ड आदमी साइन हो, मैं साइन करवाने में जो सवाल पूछूंगा ना, उस सवाल पूछने से वो ये अंदाजा लगा लेगा कि ये पंकज जी विजडम वाले आदमी हैं, ये बातें सही कह रहे हैं, ये आदमी सही कह रहे हैं। जब आपके प्रोस्पेक्ट से या साइन करने के बाद में ड्रीम बिल्डिंग में वो आदमी ये समझ जाता है, बात तो ठीक कह रहे हैं, चाहे माने नहीं वो बात, पर बात तो ठीक कह रहे हैं, उसके मुंह से आ गया ना तो सब कुछ करेगा। तो ये है कुछ चीजें, बाकी सब चीजें धीरे धीरे आप सब सीखेंगे, अपलाइन के टच में रहो। तो यही गेटिंग स्टार्टेड है। ग्रेट सर, बहुत खूब सर, आपके पास में इतना ज्ञान है और इतने सारे लोगों का आपने स्टार्टअप किया, ये अद्भुत है सर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब यही प्रश्न चलता रहे और आप शायद इसमें कई दिनों तक बातचीत कर सकते हैं, उतना विजडम आपके पास में। सो ये था हमारा स्पेशल एपिसोड नंबर 125। हिंदुस्तान के 3 बड़े लीडर्स से आज हमने बहुत कुछ सीखा, मुकेश कोठारी जी, सिद्धार्थ सिंह जी और पंकज पिटोरिया जी। इनके पास में जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो बहुत बड़ा है, वो एक एपिसोड में नहीं समा सकता। तो अगला जो हमारा एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 126, उसमें भी ये तीनों पर्सनैलिटी आपको दोबारा मिलने वाली हैं और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज के इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की शानदार पर्सनैलिटियां शायद आपसे मिस हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम किस प्रकार से लग रहा है, आपको क्या इससे बेनिफिट हो रहे हैं, किन किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं, ये जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। हमारा हर एपिसोड कुछ कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप खेलिए। और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम लोग मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।